तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में है क्या। देखिए, पहले तो इस सेंटेंस को थोड़ा ठीक करते हैं। ये सेंटेंस ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी, जब बात आती है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, हम फंडामेंटल्स हम चेक करने वाले हैं, लेकिन हम किसकी चेक करने वाले हैं फंडामेंटल्स? हम चेक करने वाले हैं बिजनेस की। क्यों चेक करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि हमें उस बिजनेस में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ना। तो हमें अब क्या क्या चीज़ें हमें देखने की हमें ज़रूरत है। ठीक, तो सबसे पहले चीज़, हमें कंपनी की जो फंडामेंटल है उनको हमें एनालाइज करना है। कैसे? हमें कंपनी का जो नेचर है हमें वो जानना है कि कंपनी मतलब किस टाइप की है। ठीक है, वो क्या सेल कर रही है, क्या वो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्या वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, या फिर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हमें ये पहले समझना ज़रूरी है। फिर जैसे हमने बात करा कि प्रोडक्ट क्या है कंपनी का, पैकेजिंग वो कैसे कर रही है। ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसी है। फिर मार्केटिंग कैसे कर रही है वो, उनके जो कस्टमर हैं, ठीक है, वो कैसे वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्या उनके कस्टमर उनके साथ खुश हैं या फिर नहीं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है अपने कॉम्पिटिटर से। अगर किसी बिजनेस के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है, फिर वो किस इंडस्ट्री में है। सपोज दैट अगर हम बात करें किसी बैंक की, ठीक है, तो बैंक जो है वो किस सेक्टर में है, वो है बैंकिंग सेक्टर में। अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो वो किस सेक्टर में है, वो है एक टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है, तो सपोज दैट अगर आपको भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिज़नेस का जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, सर्विस है या फिर आप कोई चीज़ बेच रहे हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, और एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट क्या है। हो सकता है आपके पास एक प्रोडक्ट हो, आपके पास दो प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास तीन प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब आपने कोई चीज़ बना तो ली, ठीक है, अब उसकी पैकेजिंग आप कैसे कर रहे हो, उसकी पैकेजिंग आप कैसे कर रहे हो, उसका ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो तो रेडी हो गया, बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसकी पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, शानदार है, बट अगर आप मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी ब्रांड वैल्यू वो कैसे बनेगी। ठीक है, कस्टमर अवेयरनेस ये ज़रूरी है। फिर आपको अपनी जो कस्टमर की सर्विस है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। मतलब कि ठीक है, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, बट क्या आप कस्टमर का जो फीडबैक है क्या आप वो ले रहे हो। क्या भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी है आपके प्रोडक्ट में, क्या वो आपको जानने का मौका मिल रहा है। वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा अगर उसके अंदर कोई कमी निकलती है, या फिर उससे अगर आपको फीडबैक देना है, कस्टमर को फीडबैक देना है आपको, तो वो आपको कैसे देगा फीडबैक। ठीक है, और आपके पास यानी अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपके पास ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। सपोज दैट अगर आप कपड़े बेचते हो, ठीक है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े बेचते हैं। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि आप बेचते हैं, अब कपड़े में भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, लेडीज़ है, ठीक है, लेडीज़ में भी अगर आप देखो तो एज, जो एज वाइज है उसके हिसाब से फिर अलग अलग उसको कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास एडवांटेज क्या है, आप कैसे कपड़े बेच रहे हो, आप किस स्केल पे बेच रहे हो, आप किस स्केल पे बेचना चाहते हो, मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। और क्या, और आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग बना सकते हो जिससे कि कस्टमर आपके पास आए। ठीक है, और आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किस इंडस्ट्री में हो। ठीक है, आपको आप किस इंडस्ट्री में, क्योंकि हर इंडस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, फिर मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट। देखिए, अब मैनेजमेंट कौन होता है हम ये समझते हैं। देखिए, अब आमतौर पे क्या होता है कि जैसे दुकान वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे अकेला बंदा होता है, वही ओनर होता है, वही। ठीक है, वो अकेला बंदा होता है, वो सोचता है कि ठीक है, मैं किंग हूँ, सारी चीज़ें मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। कस्टमर आएगा, ठीक है, उसको मैं चीज़ें बेचूंगा, पेमेंट भी मैं ही लूँगा, रिसिप्ट में दूंगा, फीडबैक भी मैं ही लूँगा, सारी चीज़ें मैं करूँगा। बट रियल में बिज़नेस ऐसे नहीं होता। ठीक है, रियल में बिज़नेस क्या होता है कि देखिए, पहले बात करें
तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है, जो लेते हैं मेन डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि आप ये रहे, आप रहे ये, ठीक है, आप रहे ये, आपने क्या कर दिया, आपने एक टीम बना दी, ठीक है भाई, तू काम करेगा, तू ना एक काम कर, तू चीज़ों को पैक कर, तो पैकेजिंग का काम आपने इसको दे दिया, ठीक है। और सपोज मान लेते हैं कि आपकी शॉप है, कपड़े की शॉप है, ठीक है, आपने बोला ठीक है भाई पैकेजिंग का काम तू कर, इसको बोल दिया हाँ भाई कपड़े तू लेकर आएगा, ठीक है, वहाँ पे जाएगा कपड़े तू लेकर आएगा, क्लॉथ लाने का काम इसको दे दिया आपने, ठीक है, पैकेजिंग काम आपने उसको दे दिया। फिर मार्केटिंग के लिए आपने एक बंदा हायर कर लिया, एक या फिर दो दो लोगों की टीम, कि आप लोग जाओगे, ठीक ठीक है, आप लोगों को मार्केटिंग करनी है, चाहे ऑफलाइन मान लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपने इनसे बोला ठीक है, आप जो फेसबुक मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है, मुझे वहाँ से मुझे लीड ला के दो, ठीक है। और फिर अकाउंट्स के लिए आपने क्या करा, अकाउंट्स के लिए आपने एक अलग से बंदा आपने रख लिया, इससे बोला कि काम कर, तो सारे हमारे जो फाइनेंस है वो तू मैनेज कर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने क्या करा, अलग अलग लोगों को क्या था आपने बिठा दिया, ठीक है। अब फिर इनसे बोला कि फिर इन्हीं के अंडर में आपने आपने क्या, आपने एक टीम खड़ी कर दी। तो आपका अब काम है इनको ऑर्डर देना, और इनका काम है कि वो आपको रिपोर्ट देंगे। अब हर किसी डिपार्टमेंट से आउटकम आपको देखना है कि कैसा कैसा आउटकम आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग कौन है, ये लोग मैनेजमेंट है। आपने एक मैनेजमेंट तैयार कर दिया, आपने एक मैनेजमेंट आपने तैयार कर दिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट देखना ज़रूरी है कि वो ऑनेस्ट है या फिर नहीं, वो कैसा काम कर रहा है, उसकी कैसी एफिशिएंसी है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मेन है, ठीक है, मतलब लेकिन जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कैसे सर्वाइव करोगे। फिर आती है कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो वही सारी चीज़ें बताती है, वही सारी चीज़ें बयां करती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी में बस कितना कैश है, कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है। हाँ, अभी आपको लायबिलिटी वगैरह समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि असेट का मतलब है कि कंपनी के पास बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, यानी ऐसी चीज़ें जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख रही है, बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है, अपने बिज़नेस को रन करने के लिए वो अपने पास रख रही है, तो वो सारी हमारी असेट होती हैं, ठीक है। और लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है। जैसे सपोज दैट कंपनी ने अगर 1 लाख का लोन लिया है, तो वो 1 लाख का लोन उन्हें पे तो करना ही है ना कभी, तो वो क्या लायबिलिटी है, ठीक है। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट से ही हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जो बैलेंस शीट वाला सेक्शन है वो हम आगे आएगा अभी, अभी तो बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमें एक कंपनी का, अगर हम एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई शुड वी डू इट, ठीक है, मतलब हमें फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए एक कंपनी का, ठीक है, हमें क्यों करना चाहिए। हाँ, ये तो पता है कि चलो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बट उसके पीछे का भी रीज़न होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, दूसरा क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तीसरा क्या आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में वो आप एक रिटायरमेंट के लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप ये चाहते हो कि मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और जब रिटायर होऊंगा, ठीक है, अब वो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही होगी, तो यानी कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो उस टाइम पे वो 1 लाख 2 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा होगा अगर कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पा रही है। यानी देखिए, किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, बट हमें टाइम टू टाइम ये चेक भी करते रहना पड़ेगा कि क्या कंपनी सही तरीके से चल रही है फिर नहीं, टाइम टू टाइम हमको चेक करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैंने एक कंपनी पिक करी, उसको मैंने चेक करा, यार कंपनी बहुत बढ़िया थी उस टाइम पे,
मैंने लाख 2 लाख रुपए लगा दिया, अब उसको आप छोड़ के ऐसे बैठ गए हो, ठीक है, वेट कर रहे हो कि हाँ कि जब मैं 40 साल का 50 साल का होऊंगा तब मैं कहते हैं वो पैसा निकालूंगा। नहीं, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या कंपनी ठीक से चल रही है फिर नहीं चल रही। जहाँ पर भी आपको डाउट हो उसी टाइम पे आप पैसा निकाल लो, उसी टाइम पर आप पैसा निकाल लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तब तक काम करेगी जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया ना? मतलब देखिए सिंपल बात है, आप कंपनी 1 साल अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर लगता है कि हाँ कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो आप अपना पैसा क्यों फंसा के रख रहे हो? निकालो ना वहाँ से। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप उनको खुद देखिए, अब वो क्या बोलते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। वो ये कहता है ना कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ कंपनीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप हर कंपनी में पैसे नहीं लगा सकते, और उन कंपनी को आप चेक करते रहो एंड ठीक है कि क्या मैनेजमेंट हट रहा है नहीं हट रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ आपको चेक करते रहना पड़ेगा। जहाँ पे भी लगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, तुरंत वहाँ से पैसा निकालो कि किसी और कंपनी को आप पिक करो, ठीक है। मतलब आपने एक कंपनी में 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है कि हाँ कि यार कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो दूसरी कंपनी देखो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप इसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर तुमको प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटायर कैसे होगा, आपको सोचो ना। तो रिटायरमेंट तो बात की चीज़ है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वी आर गिविंग मनी टू कंपनी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। हम कंपनी को प्रॉफिट इसलिए, हम पैसा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना फिर तो उसमें, ठीक है। हम किसी कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट वो जनरेट करके दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट बन सकता हूँ? यस, आप बन सकते हो, ठीक है। बट शर्त क्या है? सबसे पहली चीज़ शर्त ये है कि आपको कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको वो समझनी चाहिए, उनके बेसिक समझ में आने चाहिए। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्या बयां कर रही है आपको वो समझ में आना ज़रूरी है। वो समझना ज़रूरी है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो इंडस्ट्री आज है कल ना रहे। फिर थर्ड है, आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो आनी चाहिए, यानी बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है वो आनी चाहिए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, बस, ठीक है। तो ये इतनी तो चीज़ें आती हैं, बस हमें मुझे आपको ये सारी चीज़ें आपको सिखानी है। प्लस कंपनी जो मैनेजमेंट है वो कैसा है वो आपको और अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब अगर हम एक फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कौन कौन से औजार हमारे पास होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कि ज़्यादातर जो डाटा होगा हमें वहीं से मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वो जो कंपनी है उस वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है उससे रिलेटेड हमको डाटा चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ कि उस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह हैं या फिर जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह हैं उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, हमें बेसिक एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन उतनी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये टूल्स होंगे हमारे जिनकी मदद से हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेंगी ये मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।